अगले दिन सब ड्रोन शो की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने वो देखा तो था, लेकिन उन्हें ये चीज समझ नहीं आई थी कि वो था क्या। मगर शो के एंड में वहां पे ड्रोन ने एक मैसेज लिखा था और वो ये था कि भले ही वो एक कन्वेंशनल फैमिली स्ट्रक्चर ना हो, मगर वो उम्मीद कर रहे थे कि सभी फैमिलीज खुश हों। और मैसेज के साथ दोही की बर्थडे पार्टी खत्म हो गई थी और नेक्स्ट डे कंपनी में एम्प्लॉय को बताया गया कि कंपनी उनके लिविंग एक्सपेंस और हाउसिंग एक्सपेंस में सपोर्ट करेगी और पूछा कि क्या कंपनी में हमेशा से ये पॉलिसी थी। डायरेक्टर जोई ने बताया कि डायरेक्टर किम ने सपोर्ट सिस्टम को स्टार्ट करने का रिकमेंड करा था। एम्प्लॉय ने पूछा कि उन्हें किसने रिकमेंड करा था, क्योंकि अगर दोबारा उनके एचएस मदद कर रहे थे तो वो वहां पे उस चीज को डिक्लाइन कर रहे थे। डायरेक्टर जोई ने बताया कि एम्प्लॉय को डायरेक्टर किम ने रिकमेंड करा था और यहाँ डायरेक्टर किम एचएस से पूछ रहे थे कि क्या वो उनका नाम इस्तेमाल करके सेटिस्फाइड थे। और ये बात अच्छी थी कि डोजुन के साथ सब अच्छा हो रहा था, मगर वो एचएस को लेके थोड़ा चिंता में थे। और ये बात अच्छी थी कि वो दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो एक हीरो नहीं थे और वो दुनिया में सबकी मदद नहीं कर सकते थे। और अगर वो दूसरों को कुछ ज्यादा ही देंगे तो किसी दिन एचएस खुद भी स्ट्रगल कर सकते थे। एचएस ने बताया कि उनका ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। डायरेक्टर किम ने पूछा तो वो मदद करने के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे थे। एचएस ने बताया कि वो सिर्फ मदद कर रहे थे और यहाँ पे गुड इंटेंशन वाली कोई भी बात नहीं थी और उनके वर्ल्ड को चेंज करने के भी कोई भी थॉट्स नहीं थे। और बात सिर्फ ये थी कि वो अपनी ओल्ड मेमोरी से बोदर होना नहीं चाहते थे। ये बात कहते हुए एचएस अपनी पास्ट मेमोरी को याद कर रहे थे और वो बस ये चाहते थे कि वहां पे जितनी कम हो सके उतनी अनहैप्पी फैमिलीज हो। फैकल्टी गाइड ने एम्प्लॉय ने डायरेक्टर किम से पूछा कि उन्होंने उन्हें रिकमेंड क्यों करा था और पूछा कि क्या ये रिक्वेस्ट एचएस की तो नहीं थी। डायरेक्टर किम ने इस बात पे झूठ बोलते हुए मना करा और पूछा कि क्या फर्क पड़ता था कि उन्हें किसने रिकमेंड करा था और वो इस वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ उन्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अगर उन्हें ये बात इतनी बोदर कर रही हो तो क्यों ना वो किसी और की कभी और मदद करें। डायरेक्टर किम ने कहा कि वो इंसान बस यही सोच रहा होगा। एम्प्लॉय ने भी कहा कि वो भी मौका मिलने पे किसी की मदद करेंगे। न्यूज पे भी ड्रोन शो की न्यूज आ रही थी और लोगों का रिस्पॉन्स ड्रोन शो पे बहुत ज्यादा अच्छा था। एक पोस्ट ये भी थी कि सॉन्ग को सुन के किसी को अपने चाइल्डहुड की बात याद आ गई थी तो वो देखना चाहते थे कि सॉन्ग के कंपोजर कौन थे और वहां पे क्रिएटर का नाम एचएस लिखा हुआ था। लोग भी सरप्राइज रिएक्ट कर रहे थे कि एचएस ने एक चिल्ड्रन सॉन्ग बनाया था और सबसे अमेजिंग बात थी वहां पे जो सिंगर्स की लिस्ट थी, क्योंकि ये एक चिल्ड्रन सॉन्ग था तो वहां पे किसी ने ज्यादा इस चीज पर टेंशन नहीं दी थी, मगर वहां पे सिंगर का लाइनअप कुछ नेक्स्ट लेवल पे था। लोग भी बात कर रहे थे कि इतना बेसिक लाइनअप होते हुए भी इस बात पे कोई भी प्रमोशन क्यों नहीं हुई थी। तो ये बात लोगों ने येलो फोंग से पूछी और येलो फोंग कंपनी ने भी इस बात पे एक अनाउंसमेंट रिलीज कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने सॉन्ग के सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा और रीजन दिया कि उन्होंने सॉन्ग के क्रिएटर का नाम प्रमोट क्यों नहीं करा था और कारण ये था कि वो सॉन्ग के क्रिएटर की रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहते थे और इस सॉन्ग को बनाने का पर्पस ये था कि ये उन चिल्ड्रन को ग्रो अप करने में मदद करे जिनका फैमिली स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था और वो दूसरों से अपने आप को अलग फील ना करें और क्रिएटर की इंटेंशन यही थी। लोग देख रहे थे तो सीधा सीधा बात ये थी कि उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि यहाँ पे सॉन्ग की इंटेंशन बड़ी हो जाएगी और इसीलिए उन्होंने सॉन्ग के कंपोजर को रिलीज नहीं करा था। जो पर्सन इस कमेंट को पढ़ रही थी कि उन्होंने भी कहा कि इस पर्सन को एक लेसन सिखाना चाहिए तो उन्होंने सॉन्ग को दोबारा वहां पे बार बार प्ले कर दिया था। और नेक्स्ट न्यूज ये आ रही थी कि एचएस ने एक चिल्ड्रन सॉन्ग बनाया था। डायरेक्टर किम भी कह रहे थे कि एचएस की सेलिब्रिटी की रिकॉग्निशन बढ़ती जा रही थी और उनके फैंस इंटरनेट पे क्रेजी होते जा रहे थे। उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या वो कुछ पोस्ट के बारे में सुनना चाहते थे। एचएस ने इस बात पे मना कर दिया। डायरेक्टर किम ने पूछा कि वो इस बात पे होल्ड बैक क्यों कर रहे थे और कंपनी ने भी उनको बहुत सारे गिफ्ट और पैकेजेस भेजे थे और फैंस भी एक फैन मीटिंग के बारे में रिक्वेस्ट कर रहे थे और फैन का स्केल अगर यही रहा तो उन्हें एक फैन मीटिंग तो करनी चाहिए। एचएस ने इस बारे में सीरियसली मना कर दिया। डायरेक्टर किम ने भी देखा कि एचएस के एक्सप्रेशन थोड़े अनयूजुअल थे और यूजुअली जो किड्स एचएस की एज के होते हैं वो फेमस होना चाहते हैं, मगर एचएस थोड़े अलग थे। डायरेक्टर किम ने पूछा कि क्या वो जान सकते थे कि उन्हें ये चीज पसंद क्यों नहीं थी और कारण ये था कि एचएस की बॉडी को याद था कि उनकी पास्ट लाइफ में जो भी पैशनेट वाली नजरें थी और वो भी कि इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होने के बाद वहां पे क्या हुआ था। एचएस की पास्ट लाइफ में एचएस एक इंटरव्यू कर रहे थे और क्योंकि एचएस का गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था तो वहां पे फैंस भी बहुत ज्यादा आए थे और ऑनलाइन भी एचएस के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ हो रही थी। लोग एचएस के बारे में पॉजिटिव कमेंट कर रहे थे और एचएस भी अलग अलग नेचुरल फैन एक्टिविटीज में भी जा रहे थे, मगर वहां शुरुआत हुई एक कमेंट से जिसमें लिखा हुआ था कि एचएस के विजुअल तो बहुत ज्यादा अच्छे थे मगर एचएस वहां
पे अपनी रिकॉर्डिंग में अपना हैंड वेव नहीं कर रहे थे। और यहाँ से शुरू हुआ था एक डोमिनो, जहाँ पे लोगों ने एचएस के बारे में नेगेटिव कमेंट करने शुरू कर दिए थे और पॉजिटिव से कमेंट बिल्कुल नेगेटिव हो चुके थे। और एक पोस्ट एचएस और उनके सिस्टर के साथ भी रिलीज हो गई थी। और फिर कुछ रूमर्स ये शुरू हो गए थे कि एचएस स्कूल में एक बुली थे और वहाँ पे एचएस का एक केस भी था कि जो कि एंटरटेनमेंट कंपनी ने बरी कर दिया था। एचएस भी पोस्ट देखते हुए सोच रहे थे कि ये सब क्या चल रहा था और एचएस देख रहे थे कि उन्हें उन क्राइम्स के लिए अक्यूज करा जा रहा था जो एचएस ने कभी भी नहीं करे थे। एचएस देख रहे थे कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा था और यहाँ पे बातें बहुत ज्यादा डार्क हो चुकी थी। एचएस ने वहाँ पे अपना फोन ड्रॉप कर दिया था और एचएस ने भी सोचा कि यहाँ पे लोगों ने जो डिसाइड कर लिया था उन्हें एक्सप्लेन करने का क्या ही फायदा था। और एचएस ने अपने काम पे फिर से फोकस कर दिया था क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली का ध्यान रखना था और उन्हें अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना था। नेक्स्ट सीन में एचएस हॉस्पिटल में चले गए थे, जहाँ पे उनकी सिस्टर ने उनसे पूछा कि उन्होंने उन्हें कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करा था और सिचुएशन जब भी खराब हो रही थी वो उन्हें कॉल कर रही थी और क्या उन्हें लग रहा था कि सिर्फ पैसे भेजना काफी होता था। और एचएस के साथ जो भी हो रहा था वो एचएस के एक्शंस का रिजल्ट था। वापिस प्रेजेंट में एचएस ने डायरेक्टर किम के क्वेश्चन को रिपीट करा और बताया कि वहाँ पे सभी लोग वापस मुड़ जाएंगे। एचएस अपने घर पे आ गए थे और एचएस के रूम में बहुत ज्यादा गिफ्ट रखे हुए थे। एचएस ने भी पूछा कि ये सब क्या था। एचएस की सिस्टर ने बताया कि ये कंपनी ने उनके लिए भेजा था और ये सब उनके फैन के लिए थे और यहाँ पे एचएस के लिए फैन लेटर्स भी थे। एचएस की सिस्टर ने बताया कि उनके डैड को भी लेटर बहुत ज्यादा पसंद आए थे और अगर एचएस बिजी थे तो क्या वो उनके लिए लेटर्स को पढ़े। एचएस ने इस बारे में मना कर दिया। एचएस की सिस्टर ने बताया कि मगर लोगों को तो यही लगेगा कि वो लेटर खुद ही पढ़ेंगे और जाते हुए बताया कि वो वहाँ पे उनके पास आके कभी भी अपने बारे में ब्रैग कर सकते थे। एचएस भी लेटर्स को देखते हुए सोच रहे थे कि क्या होगा कि वहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव लेटर्स हो और वहाँ पे लोग एचएस को कुछ समय के लिए ही पसंद करने वाले थे तो आखिर वहाँ पे पॉइंट ही क्या था। मगर जब वहाँ पे एचएस ने लेटर को रीड करा तो लेटर में लिखा हुआ था कि उन्हें आइडिया नहीं था कि एचएस ये लेटर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मगर वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं और वो इस लेटर में वो राइट डाउन कर रहे थे। एचएस के पास जो लेटर आए थे वो अलग अलग पर्सन से थे, जैसे कि कुछ सिंगल मदर और कुछ सिंगर। और लोग ये बता रहे थे कि जब भी उनकी लाइफ बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है और वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और जब उन्हें ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं और उन दिनों में जहाँ पे उन्हें लगता है कि कोई भी उनके पास नहीं होता है तो वो एचएस के सॉन्ग को प्ले करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो फिर से खुश हो सकते हैं और कुछ भी गलत नहीं है और वो एचएस के लिए हमेशा चीयर करेंगे। और एक अच्छा गाना किसी के नेगेटिव टाइम में एक स्ट्रेंथ बन सकता है। तो वो कंपोजर से कह रहे थे कि भले ये बात सुनने में थोड़ी एम्बैरेसिंग लगे, मगर एक समय ऐसा भी था कि वो एचएस के सॉन्ग को नहीं सुनना चाहते थे। और कुछ ये बात भी थी कि वो उनके फेवरेट आइडल ग्रुप को एक गाना क्यों नहीं दे रहे थे और वो कंपोजर से कहना चाहते थे कि ये बात नॉर्मली थी कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें एचएस के गाने पसंद नहीं थे, मगर उस बात का कारण ये था कि वो एचएस को नहीं जानते थे। और जब एचएस खुद के गाने को सुनेंगे तो वो समझेंगे कि एचएस किस तरह के पर्सन है और वो अपने सॉन्ग से क्या कन्वे करना चाहते हैं। और वो लोग जो कि एचएस के गाने को समझने की कोशिश करते हैं और एचएस ऐसा सॉन्ग बनाते हैं जिसे सब पसंद ही करते हैं। एचएस ने जब लेटर को पढ़ा तो वो भी श्योर नहीं थे कि वो वहाँ पे क्या फील करें और वो भी इस समय को बहुत समय से अवॉइड कर रहे थे। मगर ये बात सही थी कि जब कोई किसी और की पर्सन की फीलिंग को अंडरस्टैंड करता है तो वो उन्हें इवेंचुअली पसंद ही करता है। और एचएस ने फैन मीटिंग करने के लिए एग्री कर लिया था। एचएस ने डायरेक्टर किम को बताया कि उन्होंने फैन मीटिंग के लिए वेन्यू की डिटेल्स को सेंड कर दिया था और इवेंट के लिए जिस चीज की भी जरूरत थी उसे फैक्स कर दिया था। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि वो इस चीज पे जल्दी काम शुरू करेंगे और क्यों ना वो पहले फैन कैफे में अनाउंसमेंट करें। एचएस ने कहा कि ये करना भी जरूरी नहीं था क्योंकि एचएस एक फैन मीटिंग कर रहे थे तो वो सब कुछ प्रॉपरली करने वाले थे और पूछा कि फैंस के लिए कैसा गिफ्ट ठीक रहेगा। डायरेक्टर किम भी गिफ्ट को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हुए। एचएस ने डायरेक्टर किम से पूछा कि वो उस समय सबसे शॉकिंग कैसा सॉन्ग बना सकते थे। डायरेक्टर किम ने वहां पे जवाब दे दिया था और यहाँ जेबी जिन्होंने रूमर्स को सुन लिया था और रूमर में ये था कि एचएस कुछ शॉकिंग प्रिपेयर कर रहे थे, मगर जेबी वहां पे इस साल जीतने वाले थे। जेबी को पता था कि ग्रेट होना काफी नहीं था तो उन्हें ऐसा सॉन्ग बनाना होगा जो सबको अस्टोनिश कर दे, तो उन्हें अपने सॉन्ग को एक अलग लेवल पे लेके जाना होगा और इस बार वो मनी कोड को इस्तेमाल नहीं करने वाले थे। लेकिन तभी जेबी के पास एचएस का मैसेज आया और मैसेज था एचएस का और पूछा कि क्यों ना वो किसी चीज में साथ में काम करें। जेबी भी देख रहे थे कि एचएस उनके साथ कोलैब करना चाहते थे और क्या यही उनका शॉकिंग इम्पैक्ट होने वाला था। और जेबी को भी पता था कि लोग फिर से जेबी वर्सेस एचएस फिर से देखना चाहते थे, तो वो यहाँ पे कोलैबोरेशन क्यों करें।
एचएस ने जेबी से पूछा कि क्या वो डरे हुए थे। जेबी देख रहे थे कि उन पे मेंटल अटैक किए जा रहे थे और उन्होंने वहां पे डील कर ली थी। जेबी ने एचएस से पूछा कि क्यों ना वो उनके स्टूडियो में काम करें। एचएस ने कहा कि मगर उनका स्टूडियो बेटर है। जेबी भी सोच रहे थे कि क्या एचएस को लग रहा था कि वो उनके स्टूडियो में आएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज को भी मेंटेन करना था। क्योंकि जेबी ये सोच रहे थे कि लोग ये बात करेंगे कि एच इतने ग्रेट थे, तो जेबी भी उनके पास जाके खुद काम कर रहे थे और जेबी वहां जाके कुछ सीख रहे थे। और अगर एचएस जेबी के स्टूडियो में आएंगे तो लोग ये सोचेंगे कि जेबी सबसे बेस्ट है और जेबी का स्टूडियो एचएस के स्टूडियो से बेटर ही है। जेबी देख रहे थे क्योंकि वहां पे एचएस नहीं आ रहे थे तो उन्हें ऐसा ऑफर देना होगा जो एचएस रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने एचएस से पूछा कि क्या उन्हें वो गिटार याद था जो उन्होंने पहले मेंशन करा था। और ये गिटार वही था जिसके बारे में एचएस ने जेबी से केसिंग स्टार के फिनाले के बाद बात करी थी। जेबी ने एचएस को बताया कि वो गिटार उनके स्टूडियो में ही था। एचएस ने पूछा कि उनका स्टूडियो कहाँ था और एचएस वहां पे उसी समय जा रहे थे। डायरेक्टर किम ने भी एचएस से पूछा कि वो कहाँ पे जा रहे थे। एचएस वहां गिटार के बारे में कह ही रहे थे, लेकिन उन्होंने तभी चेंज करते हुए बोला कि वो वर्क पे जा रहे थे और एचएस जेबी के स्टूडियो में आ गए थे और उन्होंने वहां पे जाके अपने आप को ग्रीट कर दिया था। जेबी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एचएस वहां पे अपने हेलमेट के बिना आएंगे और जेबी ने जब ये देखा कि एचएस इतने ज्यादा गुड लुकिंग थे तो इस बात पे वो थोड़ा अनोयड भी फील कर रहे थे। एचएस ने वहां पे आते ही गिटार के बारे में पूछा। जेबी भी देख रहे थे कि एचएस की पर्सनालिटी सेम ही थी और वो एचएस को गिटार की तरफ गाइड कर रहे थे। जेबी सोच रहे थे कि उन्हें अपना गिटार इस तरह ऑफर नहीं करना चाहिए था, मगर वो अपने वर्ड को वापस नहीं ले सकते थे। एचएस ने गिटार को पिक कर लिया था। जेबी एचएस से थोड़ा ध्यान रखने के लिए कह रहे थे। एचएस ने कहा कि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी थी और वो क्या कह रहे थे। जेबी ने कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे, मगर जेबी थोड़ा चिंता में थे क्योंकि उनके बिना कोई उनका गिटार यूज करने वाला था। जेबी ने कहा कि क्यों ना वो उनके गिटार को प्ले करता हो सुने, क्योंकि उन्होंने क्लेम करा था कि वो उनसे बेटर गिटार प्ले करते हैं। एचएस भी इंतजार कर रहे थे कि जेबी उनसे सवाल कब पूछेंगे और उन्होंने वहां पे गिटार को प्ले करना शुरू कर दिया था। एचएस जिस सॉन्ग को प्ले कर रहे थे जेबी ने वो एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि एचएस वहां पे फ्री स्टाइल कर रहे थे और एचएस जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे वो उसके कंप्लीट कंट्रोल में थे और एचएस वहां पे बहुत सारे वेरिएशंस भी क्रिएट कर रहे थे और वहां पे कोई भी नोट मिस नहीं हो रहा था। जेबी जितना सुनते जा रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कुछ रियलाइज कर रहे थे, लेकिन तभी एचएस ने वहां पे प्ले करना बंद कर दिया था और कहा कि बस इतना ही था। जेबी ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहे थे। एचएस ने कहा कि वो इसी की बात कर रहे थे। जेबी ने फिर से पूछा कि वो आखिर किसकी बात कर रहे थे। एचएस ने कहा कि कंपोज करके एक्सप्लेन करना बेटर है और कहा कि वो उनके डेस्क को थोड़ी देर के लिए बोरो कर रहे थे। एचएस ने बताया कि वो खुद की साइड से 2 सिंगर को चूज करने वाले थे और बाकी के लिए जेबी खुद डिसाइड कर सकते थे। जेबी भी समझ गए थे कि वहां पे क्या हो रहा था। जेबी ने भी कहा कि ये वही था। एचएस ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहे थे। जेबी ने कहा कि ये बिल्कुल वही था। एचएस ने कहा कि वो उनकी कॉपी ना करें। जेबी ने कहा कि वो भी क्या करें, क्योंकि उनके पास भी एक अच्छा आइडिया आया था और वो एचएस को एक प्रपोजल देना चाहते थे और एचएस से पूछा कि क्या वो गिटार चाहते थे। एचएस भी वहां पे गिटार को लेके बैठ हो रहे थे। जेबी ने कहा कि क्यों ना बाकी सिंगर्स की बजाय ये सॉन्ग एचएस खुद गाएं। एचएस आंसर देने में थोड़ा टाइम ले रहे थे। जेबी सोच रहे थे कि एचएस इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करने वाले थे और वो एक गिटार से एचएस को टेम कर सकते थे, मगर एचएस ने कहा कि उन्हें गिटार नहीं चाहिए था। जेबी भी एचएस के रिप्लाई पे सरप्राइज हुए। एचएस ने कहा कि क्यों ना इसकी बजाय जेबी उनके साथ स्टेज पे परफॉर्म करें और उस कंडीशन पे एचएस उनसे गिटार को परचेज करेंगे और परफॉर्मेंस फीस को इंक्लूड करते हुए और साथ में ऊपर से 100 मिलियन भी देंगे। और क्या जेबी इस डील को एक्सेप्ट कर रहे थे। जेबी इतने ज्यादा पैसों को रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने कहा कि डील कुछ ज्यादा अच्छी थी और उन्होंने प्रोफेशनल एक्ट करते हुए डील को एक्सेप्ट कर लिया था। एचएस ने भी कहा कि उनकी रियल फीलिंग बाहर निकल रही थी। उसके बाद फिर एचएस और जेबी के लगातार ऑल नाइटर के वर्क सेशन के बाद, जिसमें जेबी भी सोच रहे थे कि क्या एचएस सच में ह्यूमन थे और वो आके सोते कब थे, और एक कोलैबोरेशन एल्बम जिसमें टोटल 4 गाने थे वो फैन मीटिंग में रिवील होने वाली थी और ये बात एग्री हुई थी कि वो स्टेज पे एक सॉन्ग को साथ में परफॉर्म करने वाले थे। जेबी ने कहा कि वो ट्रैक 100 मिलियन को ड्राइव में अपलोड करने वाले हैं। एचएस भी देख रहे थे कि जेबी उस गाने को 100 मिलियन बोलते जा रहे थे और एचएस ने सॉन्ग 1 के लिए सिंगर को डिसाइड करा था जीहो को। एचएस ने बताया कि सॉन्ग को क्रिएट करते टाइम उनके माइंड में जीहो की वॉइस थी। जेबी ने सॉन्ग पे एग्री कर लिया था और बाकी 2 सॉन्ग के लिए दोनों ने अपनी कंपनी से एक सिंगर को डिसाइड कर लिया था और जो एक सॉन्ग बता था एचएस ने बताया कि उन्होंने एक पर्सन को डिसाइड कर लिया था। जेबी ने भी देखा कि ये सिंगर एक फेमस ओबरा सिंगर थी जिनका नाम था युनमी और पूछा कि क्या युनमी ने एलएस एंटरटेनमेंट को ज्वाइन कर लिया था। और यहाँ एक फ्लैशबैक में युनमी ने एचएस से कहा कि अगर वो उनकी मदद करेंगे तो अच्छा होगा। एचएस ने कहा था कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे।
एचएस ने बताया कि उनकी यूनमी के साथ पहले एक डील हो चुकी थी और वो वहां पर एक फेवर को रिपे कर रहे थे। जेबी भी सोच रहे थे कि वो ग्रेट यूनमी के साथ किस तरह की डील कर रहे थे और आखिर एचएस के माइंड में चल क्या रहा था। तभी एचएस ने कहा कि वो आ गए थे और ये पर्सन थे जिहो, जो कि द मून आइडल ग्रुप के लीडर थे। एचएस ने भी कहा कि वो काफी समय से अच्छा कर रहे थे। जियो ने भी कहा कि उन्हें ज्यादा टीज ना करें। एचएस ने भी देखा कि वो अपने शेड्यूल टाइम से पहले आ गए थे और वो वहां पे 3 घंटे पहले आए थे और वो आखिर इतनी जल्दी क्यों आए थे। जियो ने बताया कि वो उनके एल्बम में काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और उनका पहले का शेड्यूल भी खत्म हो गया था, तो वहां पे जल्दी आ गए थे। एचएस भी देख रहे थे कि जियो ज्यादा चेंज नहीं हुए थे और बताया कि उन्होंने रिकॉर्डिंग गाइड भी प्रिपेयर नहीं करा था, मगर वो उसे जल्दी प्रिपेयर करने वाले थे। जियो भी सरप्राइज हुए कि एचएस वहां पर रिकॉर्डिंग गाइड करने वाले थे और क्या ये चीज इतनी जल्दी समय में पूरी हो सकती थी। एचएस ने बताया कि वो इसे यूजुअली जल्दी ही फिनिश करते हैं और जियो से उनके क्वेश्चन का कारण पूछा। जियो ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, मगर वो देख रहे थे कि एचएस कुछ ज्यादा ही सुपर ह्यूमन थे। जेबी ने भी देखा कि वो एक गाइड रिकॉर्ड करने वाले थे और वो भी वहां पे एचएस के सिंगिंग स्किल को देखने वाले थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एचएस का हमिंग वर्क तो अच्छा था। जेबी वहां पे प्रिपेयर हो गए थे और एचएस से पूछा कि क्या उन्हें वार्म अप करने की जरूरत नहीं थी। एचएस ने कहा कि इतना नेसेसरी नहीं था। जेबी भी देख रहे थे कि एचएस एक कंपोजर थे, सिंगर नहीं थे और कोई भी वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी वॉइस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और जब तक वहां पे रिदम और पिच मैच होगी तो वो कुछ भी वहां पे मैसअप नहीं करेंगे। और जब वहां पे सॉन्ग शुरू हुआ और सॉन्ग के शुरू होते ही एचएस ने वहां पे सिंगिंग शुरू कर दी थी। एचएस की वॉइस से जेबी और जियो दोनों ही सरप्राइज थे। जियो भी सोच रहे थे कि इतने समय से एचएस खुद गाना क्यों नहीं गा रहे थे। जेबी भी एचएस की वॉइस को सुनते हुए सोच रहे थे कि ये पर्सन हमेशा से एक जीनियस थे जो उनकी एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन को सरप्राइज कर रहे थे और एचएस की स्किल इतनी ज्यादा थी तो वहां पे जेबी कुछ ज्यादा ही पीछे थे और क्या जेबी इस पॉइंट पे आके कम्पीट भी करना चाहते थे। सेशन के बाद एचएस ने जियो को बताया कि उन्हें उसी दिन रिकॉर्डिंग को फिनिश करना होगा और वो सॉन्ग को 3 बार सुनने के बाद रिकॉर्डिंग को शुरू करने वाले थे। जियो ने कहा कि वो अभी तक रेडी नहीं थे और क्या वो सच में इतना अच्छा गा सकते थे और क्या उनके लिए ये सॉन्ग ठीक भी था। जियो कह ही रहे थे कि क्या वो उन्हें एक दिन दे सकते थे। एचएस ने देखा कि उनकी वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और अगर वो ये नहीं कर सकते थे तो उन्हें किसी और को ढूंढना होगा। एचएस अपने वर्ड को फॉलो नहीं करने वाले थे और कहा कि शायद ये अपॉर्चुनिटी किसी और की ही थी। तभी जियो ने कहा कि वो इस चीज को करेंगे और वो इस चीज को करने की ट्राई करेंगे। जियो ने फिर पूछा कि एचएस और जेबी के एल्बम का नाम क्या था और एल्बम का नाम था UNM। न्यूज आर्टिकल रिलीज हो गए थे कि एचएस अपनी सेकंड पर्सनल एल्बम अपनी पहली फैन मीटिंग में अनाउंस करने वाले थे। ह्यूना और उनके फ्रेंड बैठे हुए थे और वो वहां पे एचएस की स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे थे। ह्यूना के फ्रेंड ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने एचएस की फैन मीटिंग के लिए अप्लाई करा था और उनके एक्सप्रेशन को देखते हुए थोड़ी नर्वस लग रही थी। तभी वहां पे एक फ्रेंड ने सरप्राइजली स्क्रीम करा और बताया कि वो वहां पे जीत गई थी और लाइव स्ट्रीम में उनकी आईडी वहां पे आ गई थी। ह्यूना ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात थी। तभी लाइव स्ट्रीम में बताया गया कि वहां पे जिन भी विनर्स को इनविटेशन मिला है उन्हें एचएस एक पर्सनल गिफ्ट भी दिया जाएगा और तभी एक डिलीवरी मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि एचएस की फैन मीटिंग में वहां पे उन्हें क्या पहनना होगा। ह्यूना भी ये देखते ही सोच रही थी कि एचएस के माइंड में आखिर क्या चल रहा था। जेबी के एम्प्लॉय उनसे पूछ रहे थे कि वो उन्हें ऐसा धोखा कैसे दे सकते थे और एक सवाल ये भी पूछ रहे थे कि कोई अपनी पर्सनल एल्बम इतनी जल्दी कैसे फिनिश कर सकता था। एम्प्लॉय ने बताया है कि एचएस जेबी के साथ सॉन्ग बना रहे थे और साथ ही में उन्होंने एक पर्सनल एल्बम को भी रिलीज कर दिया था और क्या ऐसा हो सकता था कि एचएस के पास 3 पर्सनल बॉडीज थी। मगर एम्प्लॉय ने जब ये कहा कि एचएस एक तरह से मॉन्स्टर थे और उनसे कीप अप करना मुश्किल हो रहा था तो जेबी उस बात पे स्नैप हो गए थे और पुशअप करते हुए सोचने लगे कि इस बात का क्या मतलब था कि कोई उनसे कीप अप क्यों नहीं कर सकता था। और यहाँ स्टूडियो में जहाँ पे एचएस की फैन मीटिंग होने वाली थी वहाँ पे सभी लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। एचएस भी वहाँ पे गाइड करते हुए बता रहे थे कि लाइटनिंग कहाँ होनी चाहिए थी और कैमरा की मूवमेंट कैसे होगी। जियो भी वहीं पे थे और वो नर्वस थे। जियो ने देखा कि वहां पे बहुत फेमस यूनमी भी थी और साथ ही में पॉपुलर आइडल एरी जियो के पास आ गई थी और उनसे पूछ रही थी कि वो कितना सिंग करने वाले थे और क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पार्ट्स है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस भी होंगे। जियो देख रहे थे कि एरी कुछ ज्यादा ही सोशलेबल थी। एरी ने बताया कि वो वहां पे एक सरप्राइज गेस्ट थी और उनका एक छोटा ही पार्ट था और जियो से पूछा कि क्या उन्होंने रूमर के बारे में सुना था। जियो ने रूमर के बारे में पूछा। एरी ने बताया कि उनके मैनेजर ने सुना था कि एरी का वहां पे ओरिजिनली आना प्लान नहीं था मगर वहां पे किसी आर्टिस्ट ने एरी को रिकमेंड करा था तो उन्हें लकीली वहां पे चांस मिला था। तो वो जियो से पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने उन्हें रिकमेंड करा था। जियो ने बताया कि वो नहीं थे मगर उन्हें रिकमेंड करना चाहिए था। एरी ने बताया कि ऐसी बात नहीं थी और वो सिर्फ उस पर्सन को लेके ग्रेटफुल थी।
जियो ने बताया कि अगर वहां पे वो नहीं थे तो ऐसा हो सकता था कि वो यूनमी थी, और जियो को पता था कि एरी और यूनमी ने चिल्ड्रन सॉन्ग में साथ में काम करा था, तो ऐसा हो सकता था कि वो उन्हें गुड लाइट में देख रही हो। एरी ने बताया कि यूनमी नहीं हो सकती थी क्योंकि चिल्ड्रन प्रोजेक्ट के टाइम पे उन्हें बात करने का टाइम भी नहीं मिला था, और एरी ने जब उन्हें ग्रेड करा था तो यूनमी वहां पे मुड़ गई थी। एरी सोच रही थी कि क्या उन्होंने कुछ रूड कर दिया था, और यूनमी ने उनसे कहा था कि वो सॉन्ग को अच्छी तरह से सुने। एरी को लग रहा था कि यूनमी इस बात से डिस्प्लीज थी क्योंकि एरी एक आइडल थी तो वो म्यूजिक केयरलेसली करेंगी, तो उन्होंने डिसाइड करा था कि वो और ज्यादा हार्ड वर्क करेंगी। और जब सेशन खत्म हो गया, एचएस ने एरी की तरफ देखा और बताया कि वहां पे सेशन खत्म हो गया था और जिनकी रिकॉर्डिंग फिनिश हो गई थी तो वो जा सकते थे। एरी ने जियो को बताया कि प्रोजेक्ट के टाइम पे आपस में बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि यूनमी ने उन्हें वहां पे रिकमेंड करा हो, मगर क्योंकि वो यूनमी की आइज में आना चाहती थी तो वो और ज्यादा हार्ड वर्क करेंगी और जो उन्हें पार्ट्स मिले थे वो उन पे बेस्ट परफॉर्म करने वाली थी। यूनमी ने जब एरी को देखा तो वो पास्ट में सोच रही थी, और सेशन खत्म होने के बाद जब सिंगर चले गए थे तो एचएस ने यूनमी से कहा कि वो थैंकफुल थे क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को पोस्टपोन करा था और वो अपनी डॉटर के लिए वहां पे आई थी। यूनमी ने एचएस से पूछा कि क्या एरी उन जैसी दिखती हैं। एचएस ने बताया कि वो दिखने में सिमिलर थी, मगर उन्हें आइडिया नहीं था कि वो एक्चुअली फैमिली थे। मगर एचएस को पास्ट लाइफ में ये बात पता चल गई थी, मगर वो वहां पे सच नहीं बोल सकते थे, और उन्होंने यूनमी को प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू कहा। यूनमी ने बताया कि वो अपनी डॉटर के साथ पार्टिसिपेट करना चाहती थी, और भले ही उनकी सेल्फिश डिजायर थी, मगर वो उनकी डॉटर का फेस देख के लिरिक्स को बोलना चाहती थी, और वो उनसे बस एक बार आई लव यू कहना चाहती थी। यूनमी ने बताया कि उनके पास एरी को देखने का राइट नहीं था क्योंकि जब एरी का बर्थ हुआ था तो वो अब्रोड स्टडी कर रही थी, मगर एरी के फादर ने कहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे और उन्होंने एक और वुमेन को ढूंढ लिया था। यूनमी ने बताया कि वो उस समय बहुत पुअर थी और उनके पास कुछ नहीं था और वो एक चाइल्ड को रेस नहीं कर सकती थी, और उन्होंने बहुत बार ये भी सोचा था कि क्या वो चाइल्ड बर्थ को अबॉर्ट कर दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने एरी को एक फैकल्टी में भेज दिया था और सोचा था कि जो वो सक्सेसफुल होंगी तो वो अपने चाइल्ड के लिए वापस आएंगी और वो उनको एक अच्छी लाइफ दिखाएंगी जैसा यूनमी ने प्लान करा था। मगर बहुत मुश्किल सालों के बाद यूनमी फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी थी, और जब उन्हें लगा था कि वो अपनी डॉटर को देखने वाली थी तो यूनमी ने देखा कि एरी से कह रही थी कि एरी की कोई भी मॉम नहीं थी और उन्हें अपनी लाइफ में मॉम की जरूरत नहीं थी, तो वो यूनमी से कहे कि वो उनसे नहीं मिलना चाहती थी और वो उनसे मिलने दोबारा ना आए। यूनमी ने बताया कि उसके बाद वो एरी के लिए एक अनोनिमस स्पॉन्सर बन गई थी, और वो इस बात से भी खुश थी कि वो उनकी तरह सिंगिंग में आ गई थी, और भले ही वो उन्हें देख सकती थी मगर वो उनसे मिल नहीं सकती थी, तो वो सिर्फ उन्हें टीवी पे ही देख रही थी। एचएस ने पूछा कि क्या वो इस चीज से सेटिस्फाइड थी और क्या होगा कि वो एक और अपॉर्चुनिटी बनाए जिसमें उनकी डॉटर और वो साथ में सिंग कर सकें। यूनमी ने एचएस से कहा कि वो प्लीज उनकी हेल्प करें। वापस फैन रिहर्सल में मैनेजर ने कहा कि करंट रिहर्सल कंप्लीट हो गई थी और अगली रिहर्सल थी एचएस की, और एचएस ने जिस सॉन्ग को रिहर्सल करा था वहां पे लोग भी सोच रहे थे कि क्या सच में एचएस फैन मीटिंग में इस सॉन्ग को गाने वाले थे, और रिहर्सल के 3 दिन हो चुके थे और फैन मीटिंग का टाइम भी धीरे धीरे आने वाला था। एचएस भी यहाँ सोच रहे थे कि क्या उन्होंने जो सॉन्ग गाया था वो सबके लोगों के लिए इतना ही शॉकिंग था। मेकअप आर्टिस्ट ने एचएस से पूछा कि क्या वो फैन मीटिंग में जा रहे थे और क्या कोई उनका पर्सनल स्टाइल था। एचएस ने कहा कि वो जैसा कर सकते थे अपना बेस्ट करें। मेकअप स्टाइलिस्ट ने कहा कि वो बात समझ गई थी और उस दिन की नंबर 1 स्टाइलिस्ट थी डायरेक्टर ह्यूना। ह्यूना ने कहा कि वो एचएस को बहुत ज्यादा कूल बनाने वाली थी, और ह्यूना ने एचएस पे एक इंटेंस ब्यूटी सेशन को शुरू कर दिया था। एचएस ने ह्यूना से पूछा कि क्या वो फैन मीटिंग में नहीं आ रही थी। ह्यूना ने बताया कि अगर वो एचएस को फैन मीटिंग में देखेंगी तो उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगेगी। एचएस ने भी इस बात का कारण पूछा, और ह्यूना यहाँ पे सोच रही थी कि एचएस वहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिंज करने वाले थे और कहा कि वो इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। एचएस भी पूछ रहे थे कि वो आखिर क्या इमेजिन कर रही थी। ह्यूना ने बताया कि वो घर पे ही रहने वाली थी और वो प्रे करने वाली थी कि एचएस वहाँ पे कोई भी ट्रबल कोज ना करें। अपनी पास्ट लाइफ में एचएस ने बहुत ज्यादा प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट से काम करवाया था, मगर ह्यूना के साथ वो उससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे। एचएस याद कर रहे थे कि पास्ट लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी जिससे वो ह्यूना से कंफर्टेबली बात कर सकते थे, और इस लाइफ को एचएस अपनी पास्ट लाइफ में कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। मगर एचएस उस दिनों को जी रहे थे जो उन्होंने कभी भी इमेजिन नहीं करे थे, और भले ही यहाँ पे एचएस का एटीट्यूड चेंज हुआ था मगर उन्हें लग रहा था उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, और एचएस ने भी ये सोच लिया था कि वो अपनी पास्ट लाइफ की तरह बिल्कुल भी नहीं जीने वाले थे। एचएस वहाँ पे फैन मीटिंग के लिए जा रहे थे। ह्यूना ने उनसे पूछा कि वो हेलमेट को क्यों लेके
लेके जा रहे थे। एचएस ने बताया कि वो हेलमेट को फैन मीटिंग में पहनने वाले थे। यूना ने भी कहा कि तो उन्होंने इतनी स्टाइलिंग क्यों करी थी। एचएस ने कहा कि ये सब आइडिया यूना का ही था। एचएस वहाँ फैन मीटिंग में जा तो रहे थे मगर उन्हें आइडिया नहीं था कि फैन मीटिंग के बाद वहाँ पे आखिर क्या होने वाला था। और यहाँ दूसरी तरफ एक बहुत ज्यादा शेडी पर्सन कॉल पे बात कर रहे थे कि फैन मीटिंग के बाद वो एचएस के बारे में कुछ आर्टिकल्स को रिलीज करने वाले थे और जब इवेंट खत्म होगा और पब्लिक ओपिनियन उसके पीक पे होगा तो वो इस चीज को रिलीज करेंगे। एचएस की एक फैन वहां पे आ गई थी और वो इस चीज पे बिलीव नहीं कर पा रही थी कि वो फाइनली वहां पे एचएस की फैन मीटिंग में आ गई थी और वो भी देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एचएस के फैन भी थे। और फैन मीटिंग के विनर्स को जो पैकेज मिला था उसमें एचएस ने सभी लोगों को एक पर्सनली गिफ्ट प्रिपेयर करा था। फैन सोच रही थी कि क्योंकि वो वहां पे आ गई थी तो उस चीज को पहनना ठीक ही था और वहां पे और लोगों ने भी इसे पहन रखा था और गिफ्ट था वहां पे एचएस की स्टाइल का कैप। फैन भी वहां पे इस चीज को पहनना तो नहीं चाहती थी मगर उन्हें लगा कि शायद क्योंकि एचएस को फ्लेम थे शायद इसलिए ये डिजाइन था। इस पॉइंट पे आके फैन एचएस की मर्चेंडाइज के डिजाइन पे बहुत ज्यादा चिंता में थे क्योंकि एचएस की फैशन सेंस बहुत ज्यादा डरावनी थी। और वहां पे शॉपिंग के टाइम फैन की आ गई थी। फैन ने भी जब वहां पे मर्च देखी तो सोच रही थी कि ऐसे मर्च आखिर कौन ही बेचता है। फैन वहां पे हेलमेट तो नहीं ले सकती थी तो उन्होंने सोचा कि क्या वो वहां पे टी शर्ट को ट्राई करें। तभी वहां पे किसी ने बोला कि क्या उन्होंने नोटिस को देखा था। फैन ने भी जब वहां पे नोटिस को देखा तो नोटिस में एचएस की तरफ से एक पर्सनल मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था कि सेल्स में जो भी प्रॉफिट होगा उस सबको चिल्ड्रन प्रोटेक्शन डोनेशन में दे दिया जाएगा। फैन ने भी जब ये देखा कि सेल्स का प्रॉफिट डोनेट होने वाला था तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो वहां पे सब कुछ खरीद लेंगी। मगर जब उन्होंने प्राइस देखा तो वो प्राइस और ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा कम था और वो सोच रही थी कि क्या वो इस कॉस्ट में मर्चेंडाइज को प्रोड्यूस भी कर सकते थे। और वहाँ पे टी शर्ट का फैब्रिक भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का था और क्या इस चीज को इतना चीप देना ठीक था। फैन ने बताया कि वहाँ पे 10 टी शर्ट और 5 हेलमेट लेंगे। स्टाफ ने बताया क्योंकि उन्होंने बल्क ऑर्डर परचेज करा था तो वो फैन मीटिंग खत्म होने तक उन्हें पास ही रखेंगे और बताया कि जब फैन मीटिंग से जा रहे होंगे तो वो बूथ पे आके अपना नाम दे के इसे पिकअप कर सकते थे। फैन ने भी देखा कि वो उनके बिलोंगिंग्स को स्टोर कर रहे थे और उन्होंने अपने 20 साल की केप ऑफ फैंडम में कभी भी नहीं देखा था क्योंकि उन्होंने हमेशा यही देखा था कि मर्चेंडाइज का प्राइस बहुत ज्यादा हाई था, स्टाफ बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली था और उन्हें लाइन में घंटों खड़े रहना होता था। मगर एचएस की फैन मीटिंग उससे बिल्कुल अपोजिट थी। और यहाँ फैन मीटिंग के बैक स्टेज में डायरेक्टर किम से जेएस के एम्प्लॉय पूछ रहे थे कि भले ही फैन मीटिंग को एचएस ने कंपोज करा था मगर क्या कंपनी वहाँ पे कम से कम एक स्टाइलिस्ट को नहीं बेच सकती थी। डायरेक्टर किम ने बताया कि एचएस ने इंसिस्ट करा था कि वो मर्चेंडाइज को खुद पहनेंगे क्योंकि उन्होंने वो खुद बनाया था तो वो एचएस को कैसे रोक सकते थे। एम्प्लॉय ने कहा कि एचएस की म्यूजिकल सेंस तो अच्छी थी मगर एचएस की फैशन सेंस बहुत ज्यादा खराब कैसे थी। एचएस ने कहा कि वो वहां पे सब कुछ सुन सकते थे। एम्प्लॉय और डायरेक्टर की वहां पे फिर एचएस को अचानक से गुड लक कहने लगे। फैन मीटिंग के हॉल में अनाउंसमेंट हो गई थी कि वहां पे एचएस एंट्री करने वाले थे और एचएस वहां स्टेज पे आ गए थे और वहां पे आते ही एक सॉन्ग प्ले हो रहा था और इस सॉन्ग को एचएस सिंग कर रहे थे। और जो ये सॉन्ग प्ले हो रहा था ये था एचएस का चिल्ड्रन सॉन्ग। जीएस भी देख रहे थे कि फैंस फैंसी होते हैं क्योंकि वो एचएस की इस परफॉर्मेंस पे भी एचएस के लिए चीयर कर रहे थे और एचएस यहाँ पे चिल्ड्रन सॉन्ग पे सिंग करते हुए परफॉर्म कर रहे थे। इस सीन को देखते हुए फैन बहुत ज्यादा शौक में थे। और ये तुम लोग जो कि देख रहे हो क्या सच में एचएस यहाँ पे ही डांस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फैंस डाउट में थे कि क्या ये पर्सन सच में एचएस थे क्योंकि पर्सन ने हेलमेट पहन रखा था तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था और क्या ये सिर्फ एचएस का सब्स्टिट्यूट था। तभी वहाँ पे म्यूजिक चेंज हो गया था और ये था एएनपी और एचएस ने अब यहाँ पे जिनी का सॉन्ग प्ले करना शुरू कर दिया था और वो जिनी की कोरियोग्राफी को भी परफॉर्म कर रहे थे। फैंस भी देख रहे थे कि एचएस की बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ थी और ये पर्सन डेफिनेटली एचएस ही थे। कुछ समय बाद अनाउंसर ने बताया कि यहाँ पे सभी लोग जिस लिए आए थे वो समय आ गया था। फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि अब वहाँ पे एचएस की एक्सक्लूसिव एल्बम प्ले होने वाली थी। अनाउंसर ने बताया क्योंकि ये सॉन्ग अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए थे तो कोई भी इसे रिकॉर्ड ना करे ताकि ये सॉन्ग लीक ना हो। फिर वहाँ पे पर्सनल एल्बम के ट्रैक को रिलीज कर दिया था और लाइट्स ऑफ होने के बाद स्टेज पे कोई आ रहा था। फैन सोच रहे थे कि क्या एचएस वहां पे खुद आ रहे थे और क्या एचएस वहां बिना हेलमेट के आने वाले थे। लेकिन वहां पे लाइट्स जब ऑन हुई तो ये पर्सन थे जियो। फैंस भी देख रहे थे कि यहाँ पे गेस्ट का लाइनअप भी बहुत ज्यादा इंसेन था। फैन सोच रही थी क्या किसी और फैन ने कभी ये देखा था क्योंकि जियो के बाद वहां परफॉर्म करने यूनमी और एरी आई थी और वहां पे उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल थी। और किसी कॉन्सर्ट में अगर इतने सारे आर्टिस्ट आए तो उसके टिकट का प्राइस भी बहुत ज्यादा महंगा होने वाला था और फैन सोच रही थी कि ये उनकी लाइफ की बेस्ट फैन मीटिंग थी। तभी वहां पे लाइट बंद हो गई थी। फैन बात कर रहे थे कि क्या नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाली थी क्योंकि इस बार ब्लैकआउट को ज्यादा ही लंबा हो रहा था।
और ब्लैकआउट में स्टेज पे वहां पे 2 पर्सन आ गए थे और लाइट्स ऑन होने के बाद एचएस ने सॉन्ग को सिंग करना शुरू कर दिया था। फैंस भी सरप्राइज थे कि एचएस वहां पे खुद रैप कर रहे थे और खुद को पिंच करके सोच रहे थे कि क्या ये सब सपना तो नहीं था। एचएस देख रहे थे कि ये वॉइस तो एचएस की ही थी, तो साइड में दूसरे पर्सन कौन थे। मगर जब साइड वाले पर्सन ने गाना शुरू करा तो लोग समझ गए थे कि ये पर्सन जेबी थे। एचएस और जेबी सॉन्ग को कंटिन्यू कर रहे थे और फैंस भी इस बात पे बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। एचएस परफॉर्म करते हुए स्टेज पे आगे आ गए थे और उन्होंने फिर वहां पे अपने हेलमेट रिमूव कर दिया था। कुछ सेकंड के लिए हॉल में वहां पे बिल्कुल शांति थी। तभी फैंस वहां पे चीयर करने लगे क्योंकि एचएस ने अपना फेस रिवील अचानक से कर दिया था और फैंस के रिएक्शन भी बहुत ज्यादा अलग थे क्योंकि कुछ फैन शोक में थे, कुछ इमोशनल हो रहे थे और कुछ वहां पे बिल्कुल टेरर में थे और एक फैन वहां पे एनलाइटमेंट फैक्शन में थी क्योंकि वो एचएस के फेस रिवील से ऑलमोस्ट पास आउट हो चुकी थी। जब एचएस ने देखा कि वहां पे ऑडियंस में कोई बेहोश हो गया था तो एचएस स्टेज से उतर गए और फैन के पास आके पूछे क्या वो ठीक थे। एचएस ने जब वहां पे पर्सन की तरफ देखा तो उन्होंने रियलाइज करा कि ये तो ह्यूना की फ्रेंड थी और कम आवाज में उनका नाम लेते हुए पूछा कि क्या वो ठीक थी। ह्यूना की फ्रेंड ने जब वहां पे अपने सामने देखा तो उन्हें एचएस बुला रहे थे और उनके नाम से बुला रहे थे। ह्यूना की फ्रेंड भी इस बात पे और ज्यादा खुश हो गई थी और फिर से पास आउट हो चुकी थी। एचएस देख रहे थे कि यहाँ पे फैन मीटिंग का रिएक्शन कुछ अलग हो गया था। तभी बताया गया कि एम्बुलेंस आ गई थी। एचएस ने वहां पे फैन को पिक कर लिया था और स्टाफ मेंबर को बताया कि वो सभी लोगों को इन्फॉर्म करें और क्योंकि वहां पे कोई कोलैप्स हो गया तो वहां पे छोटा ब्रेक होने वाला था और स्टाफ मेंबर को उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। इस सीन को देख के एचएस को लेके फैन और ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और सभी लोग वहां पे एचएस की बात कर रहे थे। जेबी भी देख रहे थे कि वहां पे उन्होंने हेलमेट साथ में रिमूव करा था मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो वहां पे सिर्फ लेफ्ट ओवर की तरह बचे हुए थे और वो सोच रहे थे कि उन्हें वहां पे पहले जाना चाहिए था। तभी जेबी के पास स्टाफ मेंबर आए और उनसे पूछा कि क्या वो नेक्स्ट सेगमेंट को अकेले हैंडल कर सकते थे। जेबी ने एग्री कर लिया था और उन्होंने वहां पे परफॉर्मेंस को फिर से कंटिन्यू करते हुए बताया कि ये सॉन्ग उनकी कोलैब एल्बम में से था और क्योंकि कुछ देर के लिए एचएस वहां से चले गए थे और फैन मीटिंग भी खत्म होने वाली थी तो वो उनके कोलैबोरेशन एल्बम की रिलीज डेट को अनाउंस करने वाले थे और पूछा कि क्या वो एचएस के बिना एक सॉन्ग को गा सकते थे। सभी लोगों ने चीयर करते हुए इस बात पे एग्री कर लिया था और फैन मीटिंग वहां पे सेफली खत्म हो गई थी। ह्यूना की फ्रेंड भी देख रही थी कि उनकी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था और ये बात नॉर्मल ही थी कि इंटरनेट पे फैन मीटिंग की बात बहुत ज्यादा हो रही थी। कुछ आर्टिकल इस बात पे थे कि एचएस के फेस रिवील पे वहां पे कोई बेहोश हो गया था और कुछ इस बात पे थे कि वहां पे स्टेशन पे एचएस की फैन मीटिंग के अजीब हैट पहन के लोग घूम रहे थे मगर वहां पे कुछ भी था, सभी लोग एचएस की ही बात कर रहे थे और एचएस जब इस आर्टिकल्स को पढ़ रहे थे वो भी एम्बैरेस फील कर रहे थे। कैंग ने भी मैसेज करते हुए बताया कि उन्होंने एचएस की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करा था और साथ ही में जियो, एरी और यूनमिम ने भी। डोई के ब्रदर ने भी मैसेज करते हुए बताया कि डोई ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय करा था और फैन मीटिंग में इनवाइट करने के लिए थैंक यू कहा। एचएस भी देख रहे थे कि उन्हें एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं थी और जेबी ने मैसेज करा कि उनके फैंस ने इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करा था। यहाँ एलएस एंटरटेनमेंट में डायरेक्टर किम देख रहे थे कि एचएस के फैन मीटिंग के रिव्यू अच्छे होते जा रहे थे और रिएक्ट भी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा अच्छे थे। डायरेक्टर किम भी आर्टिकल्स को देख रहे थे और इस बात पे ग्लैड थे वहां पे कोई बेहोश हो गया था तो इस चीज को भी अच्छी तरह से हैंडल कर लिया गया था। डायरेक्टर किम ने देखा कि कुछ आर्टिकल फैन साइनिंग इवेंट के भी थे और सोच रहे थे कि क्या एचएस फैन साइनिंग इवेंट दोबारा करने वाले थे। तभी डायरेक्टर किम के पास एक मैसेज आया और ये मैसेज था एचएस का। एचएस ने बताया कि सभी कोलैबोरेटिंग आर्टिस्ट आपस में डिनर करने वाले थे और उन्होंने लोकेशन भेजते हुए बताया कि वो आराम से आ सकते थे। डायरेक्टर किम ने सोचा कि क्या एचएस का फोन हैक हो गया था और डिनर टाइम पे वो आ गए थे और उन्होंने एचएस से पूछा कि उन्हें अचानक से क्या हो गया था क्योंकि उन्होंने सभी आर्टिस्ट को डिनर के लिए अचानक से गैदर कर दिया था क्योंकि एचएस को यूजुअली ऐसे लोगों की गैदरिंग पसंद नहीं थी। एचएस ने बताया कि वो बस वहां पे लोगों को थैंक यू कहना चाहते थे जिन्होंने उनकी फैन मीटिंग में हेल्प करी थी। डायरेक्टर किम भी कह रहे थे कि एचएस फाइनली ग्रो अप हो चुके थे। एचएस ने कहा कि उनकी हाइट पहले से डायरेक्टर किम से बड़ी थी। इसके बाद फिर फाइनली डिनर सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी। योन ने भी एचएस से पूछा कि उन्होंने अचानक से फेस रिवील क्यों करा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एचएस को ये बात पसंद नहीं थी। जियो भी पूछ रहे थे कि क्या वो ऑफिशियली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करने का प्लान तो नहीं कर रहे थे और वो आखिर एचएस से कैसे कम्पीट करेंगे। एचएस को लग रहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे। जियो ने कहा कि वो कुछ पूछना चाहते थे और पूछा कि वहां पे जेबी क्यों नहीं आए थे क्योंकि वहां पे उन्होंने कोलैब स्टेज में साथ में परफॉर्म करा था और जेबी ने वहां पे मदद भी करी थी। एचएस ने बताया कि जेबी ने कहा था कि वो वहां पे मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहते थे क्योंकि वहां पे रूमर्स ये चल रहे थे कि एचएस और जेबी दोनों गे थे। डायरेक्टर किम ने भी पूछा ये रूमर आखिर कहां से आया था।
एचएस ने बताया क्योंकि उनके हेलमेट के आगे एक रेनबो का होलोग्राम कोटिंग थी तो लोगों को लग रहा था कि वो एक साइन दे रहे थे और उन्होंने वहां पे कुछ अलग अलग आर्टिकल भी देखे थे। डायरेक्टर किम देख रहे थे कि वो सर्च प्रिवेंशन की वजह से पब्लिक ओपिनियन को चेक नहीं कर पाए थे। एचएस भी कह रहे थे कि बात ये नहीं थी कि वो गे थे और ये बात सिर्फ ये थे कि वो वुमेन में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे और र्यूमर्स बहुत ज्यादा अजीब थे। डायरेक्टर किम भी बात पे एग्री कर रहे थे। डायरेक्टर किम एचएस से कह रहे थे कि वो सभी रूमर्स को हैंडल करने वाले थे। तभी उनके पास एक मेल आया कि सीईओ ने वहां पे एक अर्जेंट मीटिंग का समन करा था और मीटिंग वहां पे 1 घंटे में होने वाली थी और वहां पे सभी एग्जीक्यूटिव्स को आना होगा। डायरेक्टर किम ने बताया कि उनका कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो वो पहले जा रहे थे। एचएस ने बताया कि उन्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो वहां पे इतना एक्सपेंसिव खाना नहीं खा पाएंगे। डायरेक्टर किम भी वहां पे जाते हुए सोच रहे थे कि आखिर अर्जेंट मीटिंग किस लिए हो रही थी और 1 घंटे बाद वो मीटिंग रूम में आ गए थे। सीईओ ने डायरेक्टर किम को आगे आने के लिए कहा। डायरेक्टर किम सोच रहे थे कि क्या वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पे वो लेट आए थे। डायरेक्टर ने भी कहा कि उन्हें क्या करना होगा क्योंकि मेन कैरेक्टर ही लेट आ रही हैं। डायरेक्टर किम ने मेन कैरेक्टर का मतलब पूछा। सीईओ ने बताया कि डायरेक्टर किम के अलावा ये बात सभी लोगों के लिए अनाउंस हो चुकी थी और क्या वहां पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं थे। सीईओ ने बताया कि वो एक अनाउंसमेंट कर रहे थे और उन्होंने पहले डायरेक्टर किम कहा और वो रुक गए और बात रिपीट करते हुए कहा कि अब से वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किम होने वाले थे। सभी एग्जीक्यूटिव वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किम को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। डायरेक्टर किम भी देख रहे थे कि क्या एचएस ये सब देख सकते थे क्योंकि उनकी वजह से वो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए थे। सीईओ ने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किम से पूछा कि क्या वो रो रहे थे। डायरेक्टर किम ने बताया कि उनकी आंखों में कुछ ज्यादा ही इमोशन आ गए थे और ये बात जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किम ने एचएस को बताई तो एचएस ने कहा कि उन्होंने पहले कांग्रेचुलेशन कह दिया था तो ये चीज कब तक करने वाले थे। डायरेक्टर किम कह रहे थे कि उन्हें ये चीज उन्हें और ज्यादा शेयर करनी होगी और बताया कि जब वो पहले एचएस से मिले थे तो उन्हें लग रहा था कि एचएस बस एक इंसेंट पर्सन थे और वो एचएस के साथ उनके पहले इंटरेक्शन को याद कर रहे थे और एचएस ने जो सैंपल भेजा था उसको देख के सोच रहे थे कि क्या एचएस एक जीनियस थे। मगर जब उन्होंने एचएस के पास कॉल करा था वो उसे पिकअप नहीं कर रहे थे और एचएस ने उनके पास मैसेज करा था क्योंकि उन्होंने जो मूल्य फार्म करी थी उन्हें किसी ने चुरा लिया था। डायरेक्टर किम ने भी कहा कि आखिर किसने ही सोचा होगा कि एक क्रेजी पर्सन एक लकी चार्म भी बन सकता है। एचएस ने पूछा कि वो उनकी तारीफ कर रहे थे या बुराई कर रहे थे। एचएस को याद आया और उन्होंने डायरेक्टर किम से पूछा कि जो सॉन्ग उन्होंने उन्हें इनिशियली सोल्ड करा था उसका क्या हुआ था। डायरेक्टर किम ने पूछा कि वो अचानक से इसे क्यों पूछ रहे थे। एचएस जब अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो उन्होंने उनके कुछ अर्ली वर्क्स को दोबारा सुना था और कुछ गैप्स नोटिस करे थे जो उन्होंने बॉदर कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें रिवैम्प कर दिया था और कहा कि अगर उन्हें एआई सर्विस चाहिए थी तो वो उन्हें ऑफर कर रहे थे। डायरेक्टर किम ने बताया कि वो 2 सॉन्ग एज ए सैंपल अदर आर्टिस्ट यूज कर रहे थे और एक सॉन्ग वहां पे हिस्टोरिकल ड्रामा ओएसटी के लिए रीअरेंज कर दिया गया था। एचएस ने बताया कि उन्हें नहीं लग रहा था कि उनका सॉन्ग हिस्टोरिकल ड्रामा के लिए सूटेबल था और पूछा कि क्या ये चीज फाइनलाइज्ड हो गई थी। डायरेक्टर किम ने एचएस से पूछा कि वो किससे बात कर रहे थे क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किम थे और वो ओवरकिल मैनेजमेंट के इंचार्ज थे और अगर एचएस वो करना चाहते थे तो वहां पे वो पूरा एफर्ट करेंगे। एचएस ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टर किम ने बताया कि ये चीज अभी तक हिडन के लिए डिसाइड नहीं हुई थी मगर वो इस चीज को ब्रिंग अप करेंगे। और यहाँ पे हिडन हिस्टोरिकल ड्रामा के ऑफिस में मैनेजमेंट सरप्राइज हो रही थी कि एचएस ने उनके साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करा था और अगर वो इस चीज कर रहे थे तो उन्हें इस एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि वो इस अपॉर्चुनिटी को पास नहीं कर सकते थे। तभी एम्प्लॉय ने बताया कि वहां पे प्री कॉन्ट्रैक्ट हिडन के साथ था। मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय से पूछा कि क्या उनकी बात समझ नहीं आई थी और अगर उनके पास एचएस के साथ काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही थी तो उन्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा और क्या वो अपना बड़ा ब्रेक इस तरह मिस करना चाहती थी और अगर वो ऐसे हेजिटेट करते रहे तो क्या होगा कि एचएस वहां पे अपसेट हो जाए और बोले कि उन्हें काम नहीं करना है। मगर उन्होंने ये भी कहा कि ये बात जरूरी नहीं थी कि उन्हें हिडन के साथ ही काम करना होगा और उन्होंने सुना था कि उनका वर्किंग का पेस बहुत ज्यादा स्लो था तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहा। एम्प्लॉय ने इस बात पे एग्री करा और सोचा कि प्रोड्यूसर सही बात कह रहे थे और वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस तो नहीं कर सकते थे मगर उन्होंने सुना था कि एचएस की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा बुरी थी तो वो इस न्यूज को डिलीवर करते हुए ऑकवर्ड फील कर रहे थे। गलत बोला मैंने अभी तक, हिडन हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं है, हिडन एक कंपोजर का नाम है। कंपोजर हिडन ने वहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का नोटिस देखा तो ये देखा कि यहाँ पे सब क्या बकवास हो रही थी क्योंकि वो एक बहुत वेल सेलिंग कंपोजर है जिनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा काम है और इतनी महंगी डाउन पेमेंट के देने के बाद वो अब कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे तो क्या चल रहा था। कंपोजर ने डायरेक्टर ए के पास कॉल करा
और बताया कि वो उनके सॉन्ग पे काम करने के बाद उन्हें नेक्स्ट डे भेज देंगे, तो उन्हें ये सब स्टंट पुल करने की जरूरत नहीं थी। एम्प्लॉय ने कंपोजर से कहा कि वो अपने डेडलाइन के पास भी रीचेबल नहीं थे, और क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म ब्रेक हुई थी तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया था, तो वो वहां पे उनका एडवांस भी वापस कर दें। कंपोजर ने कहा कि वो इस बार गलत थे, मगर वो इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा स्टंट कर रहे थे तो वो ज्यादा बोदरसम हो रहा था। तभी एम्प्लॉय ने कहा कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका था, तो वो उनका एडवांस वापस कर दें। मगर ये बात अलग से कि कंपोजर ने वहां पे सब कुछ खर्च कर दिया था, और डायरेक्टर से पूछा कि क्या वो सीरियस थी और वो ओएसटी की प्रोडक्शन उनके बिना किस तरह हैंडल करेंगी। डायरेक्टर ने कहा कि ये बात ठीक थी क्योंकि एचएस ने उनके साथ काम करने के लिए एग्री कर लिया था। इसी के साथ खुल खत्म हो गई थी। कंपोजर भी एचएस के बारे में कर्स लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि ये काफी नहीं होने वाला था, क्योंकि ये बात अलग थी कि वो उन्हें बॉदर कर रहे थे और एक जूनियर को सीनियर के वर्क में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और यहाँ जियो जितनी हो सके उतनी शेड्यूल को एक्सेप्ट कर रहे थे और उन पे हार्ड वर्क कर रहे थे। मगर फाइनली एक नेटवर्क ड्रामा ने जियो को कास्ट कर लिया था, और यहाँ जियो नेटवर्क ड्रामा की कंपनी में बैठे हुए थे और वो डायरेक्टर से मिलने से पहले नर्वस थे। तभी वहाँ नेटवर्क के एम्प्लॉय आए और उन्होंने जियो को ग्रीट करा। जियो देख रहे थे कि उनकी जितनी भी आने वाली शेड्यूल पे उन पे काम करना होगा, जिस वजह से एक छोटी कंपनी को तो अफोर्ड कर ही पाए। नेटवर्क एम्प्लॉय ने जियो से बताया कि डायरेक्टर वहां पे आने वाले थे और जियो से पूछा कि क्या उनका एचएस के साथ एक कनेक्शन था। जियो इस बात पे कंफ्यूज हुए और पूछा कि वो एचएस को इस बात पे क्यों लेके आ रहे थे। जियो सोचने लगे कि क्या उनका कास्ट होने का कारण एचएस था, और नेटवर्क कंपनी ये बात कर रही थी कि अगर वो जियो को कास्ट करेंगे तो वो एचएस को भी वहां पे ले आएंगे। जियो सोच रहे थे कि अगर बात यही थी तो वो एचएस को बर्डन नहीं देना चाहते थे और वो कंपनी के लिए सॉरी थे, मगर वो ऐसा ही प्रिटेंड करेंगे कि कास्टिंग कभी नहीं हुई थी। नेटवर्क एम्प्लॉय ने फिर मीटिंग का कारण बताया और बताया कि डायरेक्टर दूसरी मीटिंग में इसलिए थे क्योंकि एचएस ने कहा था कि वो उनके ड्रामा के ओएसटी में काम करना चाहते थे। जियो इस बात पे सरप्राइज हुए। नेटवर्क एम्प्लॉय ने बताया कि पहले तो कंपोजर हिडन इस पे काम कर रहे थे, मगर बाद में डिसाइड हुआ था कि इस पे एचएस काम करेंगे। जियो सोच रहे थे कि एचएस यूजुअली इन ड्रामास में काम करना एंजॉय नहीं करते हैं और वो अचानक से ओएसटी में काम क्यों कर रहे थे, और सोचने लगे कि क्या एचएस उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सोचते हुए जियो एचएस को लेके इमोशनल हो रहे थे। कुछ समय बाद जियो एचएस के ऑफिस में आ गए थे और वहां पे वो पूरा बो डाउन करते हुए एचएस से कह रहे थे कि वो उनके काइंडनेस के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल थे। एचएस सोच रहे थे कि वो किस काइंडनेस की बात कर रहे थे। जियो ने कहा कि भले ही वो इग्नोर करे मगर उन्हें सभी बात पता थी। एचएस वहां पे और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। जियो ने पेपर पास करते हुए बताया कि वो थोड़ी मदद करना चाहते थे। एचएस कंफ्यूज होते हुए पूछ रहे थे कि वो किस मदद की बात कर रहे थे। जियो ने बताया कि वो उनके ड्रामा रेड ट्रेंड के ड्रामा के ओएसटी में काम कर रहे थे, तो वो वहां पे एचएस की मदद करने आए थे। एचएस ने भी नॉर्मली सरप्राइज होकर पूछा कि वो भी ड्रामा में अपीयर हो रहे थे। जियो इस बात पे कंफ्यूज हुए और सोच रहे थे कि एचएस प्रिटेंड कर रहे थे कि वो इस बारे में नहीं जानते थे क्योंकि वो इस बारे में थोड़ा एम्बेरस फील करेंगे। जियो ने बताया क्योंकि एचएस पूरे स्क्रिप्ट को पढ़ने में बिजी होंगे, तो उन्होंने वहां पे पूरी स्टोरी की एक समरी बना दी थी और वो वहां पे उन्हें स्क्रिप्ट रीडिंग को दिखाने आए थे, जिस वजह से वो उनका टाइम बचा सके। एचएस ने कहा कि क्या ये सब जरूरी था, क्योंकि ये सब वो खुद कर सकते थे। जियो अपने आप से कह रहे थे कि एचएस की इंटेंशन अच्छी थी तो वो समझने की कोशिश करें। एचएस ने वहां पेपर्स को देखते हुए कहा कि सब अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज था। इस पॉइंट पे जियो हेवन और हेल के बीच में जा रहे थे, क्योंकि कुछ बातों पे वो सैड हो रहे थे और कुछ बातों पे वो खुश हो रहे थे। जियो ने कहा कि क्यों ना वो उन्हें स्क्रिप्ट रीडिंग दिखाए और वहां पे वो अपने कैरेक्टर की लाइंस को रिहर्स करने लगे। एचएस देख रहे थे कि जियो की एक्टिंग स्किल अच्छी थी और उन्होंने इस चीज पे काफी प्रैक्टिस की होगी। फिर जियो ने फीमेल कैरेक्टर की लाइन बोली। एचएस की सभी एक्सपेक्टेशन नीचे आ गई थी और उन्होंने जियो को रुकने के लिए कहा। जियो कह रहे थे कि चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली थी। एचएस ने कहा कि उन्होंने काफी देख लिया था और वो वहां से जा सकते थे। कुछ समय बाद एचएस वहां पे सिनॉप्सिस को पढ़ रहे थे, मगर उन्हें वहां पे अच्छी तरह से फील नहीं आ रही थी। तभी वहां पे डायरेक्टर किम आए और उन्होंने एचएस से पूछा कि वो ऐसे क्यों दिख रहे थे, और ये बात अनयूजुअल थी कि वो एचएस को किसी काम में स्टक देख रहे थे। एचएस ने बताया कि जब वो शुरू करेंगे तो वो सॉन्ग जल्दी से आ जाएगा, मगर किसी वजह से उन्हें शुरू करने में ही ट्रबल हो रही थी। डायरेक्टर किम ने बताया कि कारण ये हो सकता था कि एचएस ने इस तरह के ड्रामा ज्यादा नहीं देखे थे और अगर वो चाहे तो वो उनकी कंपाइल्ड रेफरेंस को देख सकते थे, जिसमें उन्होंने सभी कैरेक्टर को समराइज कर दिया था और इस तरह से लिखा था जिसे एचएस समझ पाए। एचएस ने भी देखा कि ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी और उन्होंने डायरेक्टर किम को थैंक यू कहा। डायरेक्टर किम भी कहने लगे कि वो किससे बात कर रहे थे और जब से वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे तो सब लोग उन्हें बॉदर कर रहे थे। एचएस ने भी कहा कि भले ही वो ये बात कह रहे थे लेकिन वो कुछ ज्यादा ही स्माइल कर रहे थे। तभी डायरेक्टर किम के पास एक मैसेज आया और बताया कि उनकी एक प्रॉब्लम हो गई थी और उन्होंने उनकी एक लिंक को शेयर करा और एचएस से कहा कि उन्हें उसी समय कॉन्फ्रेंस रूम में जाना होगा।
एचएस और डायरेक्टर किम कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए थे। एम्प्लॉय ने बताया कि ये सब चाइना से सब्सिडी पेपर कंपनी थी, तो उन्हें ट्रेस करना मुश्किल था। एम्प्लॉय कह रहे थे कि उन्हें इस केस को जितना हो सके उतना बरी करना होगा। तभी एचएस ने देखा कि वो किसकी बात कर रहे थे और एचएस इस बात पे शॉक हुए। और वहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल ये था कि एचएस ने वहाँ पे एक ड्रग पार्टी को होस्ट करा था और वहाँ पे वो एक मैन के साथ गए थे। न्यूज़ पढ़ने के बाद एचएस भी पैनिक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उनकी ये लाइफ अलग होने वाली थी, मगर यहाँ पे बात ये नहीं लग रही थी और क्या उनका डाउनफॉल हमेशा से लिखा हुआ था।